नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है विक्षेपण की माप पढ़ेंगे। और विक्षेपण की माप में जो आंकड़ा लिखा जाता है उसका परास और विक्षेपण गुणांक, विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक, डिस्पर्सियन रेशियो या डिस्पर्सियन कोफिशिएंट तथा परास अर्थात रेंज के विषय में हम लोग देखेंगे। तो जैसे आंकड़ा लिखा जाता है तो आंकड़ा तीन रूपों में लिखा जाता है। एक व्यक्तिगत रूप, एक अवर्गीकृत अर्थात असतत सारणिक, और दूसरा सतत सारणिक। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि परास क्या होता है। परास के विषय में समझ लेते हैं। परास रेंज, ठीक है, रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे? जो भी आंकड़ा लिखा गया होगा उसका अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा का अंतर परास कहलाता है। अधिकतम सीमा व न्यूनतम सीमा का अंतर परास कहलाता है। तो लिख लीजिए इसे। लिखे हुए आंकड़े के अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा व न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा का अंतर, का अंतर परास कहलाता है, रेंज कहलाता है, परास कहलाता है। ठीक है, परास कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इससे आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अधिकतम, यदि किसी आंकड़े का, किसी आंकड़े का अधिकतम, अधिकतम व न्यूनतम सीमा क्रमशः, न्यूनतम सीमा क्रमशः P व Q हो तो परास जो होगा, परास वो हो जाएगा P माइनस Q। ये हो जाता है परास अर्थात R। तो परास R बराबर P माइनस Q। तथा विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक देखेंगे तो विक्षेपण अनुपात, विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक, डिस्पर्सियन रेशियो या डिस्पर्सियन कोफिशिएंट, अधिकतम व न्यूनतम सीमा का अंतर तथा योगफल का अनुपात विक्षेपण गुणांक कहलाता है। विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक कहलाता है। लिख लीजिए। किसी आंकड़े, किसी आंकड़ा के अधिकतम, के अधिकतम व न्यूनतम सीमा का अंतर तथा योगफल का अनुपात, का अनुपात विक्षेपण अनुपात कहलाता है। विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण, या विक्षेपण, विक्षेपण गुणांक कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक के विषय में, तो इसको हम लोग डी आर या डी सी जो भी लिखना चाहें, तो अगर डी आर से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू। ठीक है, यदि अधिकतम सीमा, अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्रमशः P व Q न्यूनतम है और P क्या है, अधिकतम है, तो विक्षेपण अनुपात ये हो जाएगा, या विक्षेपण गुणांक भी हम इसे ही कहेंगे, या तो हम कहें विक्षेपण गुणांक या तो कहें विक्षेपण अनुपात। क्लियर है? तो लिख लीजिए जरा जल्दी से सभी लोग इसे। हो गया? चलिए अब देखिए, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 का, ठीक है, परास तथा विक्षेपण अनुपात ज्ञात कीजिए। विक्षेपण अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अधिकतम सीमा P, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है, तो अधिकतम सीमा है 12 और न्यूनतम सीमा इसमें सबसे छोटा 3 है, तो 3। तो हम यहाँ पर परास लिखेंगे, परास R बराबर P माइनस क्यू, यानी 12 माइनस 3। और विक्षेपण अनुपात अगर निकालना हो तो विक्षेपण अनुपात डी आर बराबर हम लोग निकालेंगे, तो P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू, और यहाँ पर P माइनस क्यू तो 12 माइनस 3 अपान 12 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 अपान 15, 3 3 जा 3 5 जा, अर्थात 3/5। क्लियर? इस तरह विक्षेपण अनुपात व विक्षेपण गुणांक निकाला जाता है। दूसरा, ये तो पहला है, दूसरा ये है, यदि लिखा हो ऐसे पद और बारंबारता, पद में लिखा हो यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, बारंबारता में लिखा हो 9, 11, 13, 17, 20 और 8, और कहा जाए कि इसका परास निकालिए और विक्षेपण अनुपात निकालिए। तो देखिए ये पद है, पद ये है, तो इसमें देखना है कि सबसे कम क्या है, तो सबसे कम 2 है जिसको हम Q से डिनोट करेंगे, और सबसे अधिकतम क्या है, 7 है, 7 है, तो इसको P से डिनोट करेंगे। अब हमें अगर रेंज पूछा जाए परास, तो परास हम निकालेंगे, तो परास, बाकी इस बारंबारता से कोई मतलब नहीं है, परास R बराबर P माइनस क्यू। इसका मतलब ये है कि 7 माइनस 3 यानी कितना, 7 माइनस 2 यानी कितना, 5, यानी 5। और विक्षेपण अनुपात डी आर बराबर P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा P माइनस यानी 7 माइनस 2 अपान 7 प्लस 2 यानी 5/9। क्लियर है? तो इस तरह आप विक्षेपण अनुपात और विक्षेपण गुणांक अवर्गीकृत सारणिक होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? इसी तरह अगर सपोज दैट तीसरा ये है कि वर्गीकृत आंकड़ा लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो, वर्गीकृत, यानी ऐसे
वर्ग अंतराल और यहाँ पर लिखा जाए बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में लिख देते हैं, मान लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता में 9, 8, 11 और 10 ऐसे लिख दिया गया हो। सपोज दैट अब यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूनतम सीमा क्या है। तो न्यूनतम सीमा ये है, तो ये क्या है, इसे हम डिनोट करेंगे किससे, इसको हम P से डिनोट करेंगे, Q से डिनोट करेंगे। और अधिकतम सीमा क्या है, 50 है, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, तो इसको डिनोट करेंगे P से। अब परास R अगर देखेंगे तो P माइनस Q, अर्थात यहाँ पर कितना है 50 माइनस 10 यानी कितना 40। अच्छा, डिस्पर्सियन रेशियो अगर देखना है तो यहाँ पर P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू, तो यहाँ पर 50 माइनस 10 बटा 50 प्लस 10 यानी 40 बटा 60। तो 0 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 3 6 यानी कितना आ गया 2 बटा 3। तो ये हो जाएगा विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक। क्लियर है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, परास निकाल लेंगे और विक्षेपण अनुपात या विक्षेपण गुणांक पूछा जाए तो उसे भी निकाल लेंगे। तीनों आंकड़ा में से कोई भी आंकड़ा दिया जाए तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे माध्य विचलन। ठीक है, मीन डेविएशन। माध्य विचलन क्या होता है, तो शब्द ही है ऐसा, देखने को आपको पता चल रहा है शब्द सुनने से ही, माध्य विचलन यानी विचलनों का माध्य, माध्य विचलन होता है। हम विचलन ज्ञात करें, विचलन तो बीच का आकलन विचलन होता है। आखिर किसके बीच का आकलन होता है, तो समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक कोई भी आंकड़ा लिखा हो तो उस आंकड़े के प्रत्येक पद का समांतर माध्य से अंतर ज्ञात कर लें। हर पद में से समांतर पद घटा दें, समांतर माध्य घटा दें या माध्यिका घटा दें या बहुलक घटा दें प्रत्येक पद में से, तो जितना आएगा उसे हम कहेंगे विचलन। और विचलन को डिनोट करते हैं डी से। किसे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं विचलन को। जब विचलन हमें पता चल जाएगा तो उसके बाद विचलनों का माध्य निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा माध्य विचलन, अर्थात विचलनों का योगफल बटे पदों की संख्या। और इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। किसे डिनोट किया जाता है, डेल्टा एम से। तो माध्य विचलन, चलिए देखा जाए माध्य विचलन। ठीक है, माध्य विचलन, माध्य विचलन इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है विचलनों का योगफल बटे विचलनों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। बस ये निकल जाएगा क्या, माध्य विचलन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें पहला ये कि यदि सपोज दैट लिखा गया हो व्यक्तिगत रूप आंकड़ा, व्यक्तिगत, अगर व्यक्तिगत रूप आंकड़ा हो जैसे इस तरह x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट एंड सो ऑन xn, और कहा जाए कि इसका माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो माध्य ज्ञात करते समय एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि जितने भी विचलन निकाले जाएंगे, विचलन ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, लेकिन सभी को धनात्मक ही लिखेंगे तभी माध्य सही आएगा, अन्यथा माध्य गलत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर इन सभी का माध्य निकालते हैं 2 + 3 + 4 + 5 मान लेते हैं, तो इसमें 4 से भाग देकर निकालेंगे। लेकिन अगर हम इसको माइनस कर दें, ये -5 होता और इसी तरह लिख देते और अब इसका माध्य निकालेंगे तो 5 तो इसमें से 3 दो इन दोनों को काट देगा तो बचेगा केवल एक ही पद, तो 1 से भाग देना चाहिए, लेकिन यहाँ भाग दे रहे हैं कितने से, 4 से, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा कि माध्य निकालते समय कहीं पर भी माध्य निकालना हो तो आप निगेटिव साइन को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पद हो गया, तो अब यहाँ पर आप कॉलम बनाएंगे, पद, ऐसे कॉलम बनता है पद, और उसके बाद लिखेंगे क्या, यहाँ पर पद में x1 x2 x3 ... ×1 xn। दूसरा कॉलम बनाएंगे विचलन, तो विचलन में लिखेंगे d, और d के लिए लिखेंगे x माइनस, अब या तो m घटाएंगे, यानी प्रश्न में कहेगा कि समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, या तो कहेगा प्रश्न में कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, या तो कहेगा प्रश्न में कि बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और अगर जैसे समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कि माध्यिका से माध्य विचलन वही आएगा, हाँ, ये तब संभव होगा जब माध्यिका भी बराबर हो समांतर माध्य के, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकता है। समांतर माध्य से निकालेंगे तो माध्य विचलन का आंसर कुछ और आएगा, माध्यिका से निकालेंगे तो कुछ और आएगा, बहुलक से निकालेंगे तो कुछ और आएगा। तो जैसा प्रश्न में कहेंगे उसी के द्वारा हम विचलन ज्ञात करेंगे। बाय द वे कभी कभी प्रश्न में नहीं कहता है, केवल सिर्फ कहेगा माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए, तो उस दशा में आप केवल समांतर माध्य से ही माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। याद रखिएगा, अगर सीधे आंकड़ा दे दिया जाए और कहा जाए कि माध्य विचलन ज्ञात कीजिए तो आपको किसके द्वारा निकालना होगा, तो केवल समांतर माध्य के द्वारा निकालना होगा। और जब प्रश्न में आपके ऊपर दबाव डाल दे, प्रेशर डाल दे कि नहीं आप माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए या बहुलक से निकालिए, तब उस दशा में आपको माध्यिका निकालना होगा या फिर क्या निकालना होगा, बहुलक, और फिर पदों में से घटाकर विचलन निकालेंगे और उसके बाद आगे का काम करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए m घटाएंगे, या तो me घटाएंगे या तो mo घटाएंगे, जैसा प्रश्न में कहेगा। अब यहाँ पर हम घटाएंगे x1 में से m, तो ये माड लगा देंगे, माड इसलिए लगाएंगे कि धनात्मक राशि चाहिए, तो हम यहाँ पर d1 लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर x2 माइनस m, तो यहाँ पर लिख दें d2, यहाँ पर माड ऑफ x3 माइनस m, तो यहाँ पर लिख दें d3, ... ×1 माड ऑफ xn माइनस m, तो ये हो जाएगा क्या, dn, क्या हो जाएगा, dn। अब जरा देखिए कि यहाँ पर विचलन हो गया, तो विचलनों का योगफल निकाल दें तो सिग्मा d, तो सिग्मा d हो जाएगा d1 + d2 + d3 + ... ×1 dn, और ये पद तो n है ही, तो माध्य विचलन जो हो जाएगा, माध्य विचलन यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा d/n, तो ये हो जाता है माध्य विचलन। क्लियर है। और ये कब लगाएंगे, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब लिखा गया आंकड़ा जो है व्यक्तिगत रूप में हो, ठीक है। जैसे सपोज दैट, तो लिख लीजिए पहले इसे, हो गया। चलिए जैसे सपोज दैट मान लेते हैं प्रश्न में दिया जाए कि 2 3 4 5 6 7 8 का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, या समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न में लिखा होगा समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, विचलन ज्ञात कीजिए। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर ये दिया है तो कैसे ज्ञात करेंगे माध्य विचलन, तो चलिए देखते हैं। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इनको लिख लेते हैं और यहाँ समांतर माध्य निकाल लेते हैं। ये रफ कार्य करिएगा, समांतर माध्य 2
+3 +4 +5 +6 +7 +8 1 2 3 4 5 6 7 से भाग दे दीजिए। ये जोड़ दिए 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 26 और 7 27 27 8 35 35 में 7 से भाग दे दीजिए 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले पद 2 3 4 5 6 और 7 8, सपोज दैट 7 और 8, ये तो हो गया पद। अब यहाँ पर समांतर माध्य तो हम निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पर 2 -5 तो ये आएगा 3, 3 -5 ये आएगा 2, 4 -5 ये आएगा 1, 5 -5 ये आएगा 0, 6 -5 ये आएगा 1, 7 -5 ये आएगा 2, 8 -5 ये आएगा 3। अब जरा समझिए यहाँ पे कि ये तो मार्ट लगा हुआ था इसलिए प्लस हो गया। अब सबको जोड़ दें तो यहाँ पर सिग्मा डी आ जाएगा। सिग्मा डी 3 2 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 3 12, कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 पद है। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे 7 पद है तो यहाँ पर 7 से ही डिवाइड करेंगे डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एम हो जाएगा सिग्मा डी अपान एन अर्थात 12/7। तो ये हो जाएगा माध्य विचलन। उम्मीद है कि माध्य विचलन अब निकल जाएगा। निकल जाएगा माध्य विचलन। तो निकाल लीजिए जल्दी से सभी लोग। ये हम लोग देख रहे थे कि व्यक्तिगत रूप में आंकड़ा लिखा गया होगा तो माध्य विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर अवर्गीकृत यानी सारणिक के रूप में लिखा गया हो, सारणिक में आप लोग जानते हैं कि दोनों सारणिक लिखा जाता है, अवर्गीकृत सारणिक और वर्गीकृत सारणिक। तो जब अवर्गीकृत सारणिक होगा तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग जो है माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, तो वहां भी ये भी कहा जा सकता है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए या माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए या बहुलक से ज्ञात कीजिए, जिससे भी कहा जाए उससे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि अगर सपोज दैट ये कहा जाए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, तो चाहे अवर्गीकृत आंकड़ा हो या वर्गीकृत आंकड़ा हो तो उसके लिए माध्य विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए अवर्गीकृत या वर्गीकृत आंकड़ा हो तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जब अवर्गीकृत अथवा वर्गीकृत आंकड़ा है तो इस कंडीशन में कैसे माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो जैसे सपोज दैट कैसे कौन कौन सा कॉलम होता है, तो पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाते समय ये ध्यान रखना होता है कि पहला होता है पद या माध्यमान, पद या माध्यमान। अच्छा, माध्यमान कब निकालते हैं, तो माध्यमान तब निकालेंगे जब वर्गीकृत आंकड़ा होता है। वर्गीकृत आंकड़ा होगा तो माध्यमान निकालते हैं, और माध्यमान निकालते समय क्या करते हैं L1 + L2/2 हर वर्ग अंतराल के लिए, जहां अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़कर आधा करना होता है सभी के लिए। पहले के वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़कर आधा करेंगे, दूसरे वर्गीकृत वर्ग अंतराल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर आधा करेंगे। इसी तरह जो माध्यमान निकलता है माध्यमान सभी का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर माध्यमान हो जाएगा x1 x2 x3 ... xn, ये हो जाएगा माध्यमान। अब जब माध्यमान हो गया तो यहाँ पर दूसरा कॉलम होता है बारंबारता का। किसका होता है, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये माध्यमान या पद टर्म होता है x।
और ये फ्रीक्वेंसी के लिए एफ। अब एफ के लिए यहाँ F1 होगा, यहाँ F2 होगा, यहाँ F3 होगा, डॉट डॉट एंड सो ऑन, यहाँ पर Fn होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब बारंबारता हो गया तो समांतर माध्य निकालेंगे या माध्यिका निकालेंगे या बहुलक निकालेंगे, ये तो रफ कार्य करेंगे। समांतर माध्य निकालने का तरीका बता दिया गया है, माध्यिका निकालने का तरीका बता दिया गया है, और बहुलक ज्ञात करने का तरीका बता दिया गया है। तो सब तो बता ही दिया गया है। तो जो भी हो एनीवे, समांतर माध्य से कहेगा प्रश्न में तो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे इस आंकड़े का। माध्यिका से कहेगा तो माध्यिका निकालना पड़ेगा। तो माध्यिका कैसे निकालना जाता है, संचयी बारंबारता निकाल के माध्यिका निकालेंगे। बहुलक से कहेगा तो सीधे इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता होगा वही बहुलक हो जाएगा। तो किसी से भी कह सकता है माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, विचलन, तीसरा जो कॉलम होगा वो विचलन का बनेगा। किसका बनेगा, विचलन, डी। और डी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एम या एम ई या एम ओ, कोई भी मॉड में होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि x1 माइनस एम अगर कर दें तो ये हो जाएगा d1, और यहाँ पर मॉड ऑफ x2 माइनस एम कर दें तो ये हो जाएगा d2। यहाँ मॉड ऑफ x3 माइनस एम कर दें तो ये हो जाएगा d3, डॉट डॉट एंड सो ऑन, xn माइनस एम कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा dn। अब देखिए, जब माध्यिका होगा तो me घटाएंगे, बहुलक होगा तो mo घटाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि f इंटू डी करेंगे, f इंटू डी। तो अब यहाँ पर माध्य बारंबारता और ये विचलन का गुणा करेंगे तो f1 d1, f2 d2, f3 d3, डॉट डॉट एंड सो ऑन, fn dn। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर सिग्मा fd निकालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा f। और जब सिग्मा f निकल जाएगा और सिग्मा fd निकल जाएगा तो माध्य विचलन डेल्टा m बराबर होता है सिग्मा fd अपान सिग्मा f। यही होता है माध्य विचलन का फार्मूला दोनों के लिए, चाहे तो वह अवर्गीकृत आंकड़ा हो या फिर वर्गीकृत आंकड़ा हो, दोनों के लिए ही यही फार्मूला होता है। क्लियर है? उम्मीद है कि अब अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको कॉलम जरा जल्दी से बना लीजिए, कैसे निकाला जाता है, कौन कौन कॉलम होता है। इससे पहले अगर वर्गीकृत आंकड़ा होगा तो यहाँ पर एक कॉलम बना देंगे और इसमें लिख देंगे वर्ग अंतराल, जब वर्गीकृत आंकड़ा होगा तब। लेकिन अगर अवर्गीकृत है तब तो इतने ही कॉलम होंगे। जल्दी से बना लीजिए कॉलम, थोड़ा जल्दी से बना लीजिए सभी लोग। हो गया? लग गया? जब भी आप इसे देख रहे हो आप अपने परिचितों को जरूर बता दें कि क्लास सभी चीजों का चल रहा है। ठीक है, सारे कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 का भी क्लास चल रहा है, और साथ में आपको पॉलिटेक्निक IRT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाया जा रहा है, और जो है SSC वनडे एग्जाम की भी सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इस एप्लीकेशन पर, ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त यार हों उन्हें आप बता दीजिए, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ जाएं एप्लीकेशन के माध्यम से। प्रैक्टिस SSC का हम जो है कराते हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगा, और पीछे चला भी रहे थे तो कुछ दिन से बंद है, अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना से सभी लोग ग्रस्त हैं, जिसमें हम भी जो है कोरोना के चपेट में आ ही गए थे, जिसके वजह से क्लास बंद हो गया था। अब तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं और क्लास कंटिन्यू चलेगा।
तो फिलहाल अभी तो गांव पर हैं, तो गांव पर रहने पर सुविधाएं ज़्यादा तो नहीं हैं, बोर्ड वगैरह लगा है, सब केवल थोड़ा सा व्यवस्था करके क्लास चलाया जा रहा है। किसी तरह के क्लास जो है चलता रहे, पढ़ा दिया जाए, ताकि जो है लोगों का नुकसान न हो, इसीलिए क्लास जो है चला रहे हैं। और जैसे ही शहर जाते हैं तो लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएगा, शहर पहुंचते ही लाइव क्लासें हम शुरू कर देंगे, क्योंकि गांव में इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। पहला प्रश्न, पद और बारंबारता। पद में 2, 3, 4, 5, 6, 7। बारंबारता में 4, 5, 3, 8, 7। ठीक है, 5, ये बारंबारता है। और लिखा जाए कि माध्यिका से माध्यिका से माध्य विचलन डेल्टा एम ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो या तो समांतर माध्य कहता है या तो माध्यिका कहता है। सपोज दैट अगर माध्यिका कहा है तो माध्यिका से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका माध्यिका ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? माध्यिका। तो इसका रफ कार्य करके माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। बारंबारता में 4, 5, 3, 8, 7, 5। ठीक है, तो रफ कार्य कर रहे हैं। रफ कार्य करके माध्यिका ज्ञात करेंगे तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो हम रफ कार्य करने के लिए यहीं पर कर दे रहे हैं संचयी बारंबारता। 4 और 5, 9, 3, 12, 8, 20, 7, 27 और 5, 32। यहाँ सिग्मा एफ 32 हो जाएगा। तो माध्यिका आप जानते हैं कि माध्यिका क्या होता है। तो जब सम पद होता है तो n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, और पूरे का बटा 2, ये होता है माध्यिका। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि माध्यिका हमें निकालना है। तो 32 है, तो 32/2वां पद और प्लस 32/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, और पूरे का बटा 2, यानी 16वां पद और प्लस 17वां पद और बटा 2। 16वां पद अब इसमें देखा जाए तो 16 और 17 दोनों तो इसी में आएगा, इसी में आएगा ना 16 और 17। क्यों? तो इसमें 5 है, तो 16वां पद भी 5 है, 17वां पद भी 5 है, बटा 2, यानी कितना आ गया? 5। माध्यिका हो गया 5। ये रफ कार्य करके आपको निकालना होगा, या यहीं पर एक कॉलम बना दीजिएगा संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं क्योंकि इसको हमने रफ कार्य किया था। तो इसे हम हटा दे रहे हैं, रफ कार्य करके माध्यिका ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, अब जब माध्यिका निकल गया है कि ME का मान 5 है, तो अब यहाँ पर हमें विचलन ज्ञात करना है। तो चलिए विचलन हम लोग निकालते हैं। कैसे विचलन निकलेगा? तो इसके लिए देखा जाए तो विचलन, तो D, तो X है ये, तो 2 माड में 2 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर 3 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 4 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 3, 1। और यहाँ पर 5 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 0। 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 1। 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा कितना? 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि माध्यिका विचलन भी पता चल गया। तो अब यहाँ पर चौथा जो कॉलम है इसमें बनेगा F इंटू डी। तो F इंटू डी,
एफ का मान कितना है 4, डी का मान कितना है 3, तो 4 गुणे 3 बराबर 12। फिर यहाँ पर 5 है एफ का मान, डी का मान 2, तो 5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 10, यानी इसका गुणा इसमें करना है और इसमें लिखना है। ठीक है, 3 का गुणा 1 में, 3 इंटू 1 बराबर कितना जाएगा 3, और 8 का गुणा 0 में, 8 गुणे 0 बराबर हो जाएगा 0। 7 का गुणा 1 में, तो 7 गुणे 1 बराबर 7। 5 का गुणा 2 में, 5 गुणे 2 बराबर 10। अब सिग्मा एफ डी निकालना है, जोड़ दीजिए। 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 को 2, 1 1 2, 2 1 3, 3 और 1 4, ये कितना हो जाएगा 42। और इस सिग्मा एफ कितना है 32, सिग्मा एफ डी कितना हो गया 42। तो अब हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है डेल्टा एम। तो यहाँ पर डेल्टा एम का फार्मूला सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, और ये कितना हो जाएगा 42/32। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 17 16। ठीक है, अब 21/16, तो 1 दशमलव समथिंग आएगा, भाग देकर निकाल लेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होता है, वर्ग अंतराल होगा, बारंबारता होगा। तो चलिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता अगर दिया हो तो उसके लिए, ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सपोज दे अगर ये दिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 8 3 11 7 6। और सपोज दैट अगर इसका कहा जाए कि बहुलक, इस आंकड़े का बहुलक, बहुलक के द्वारा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, डेल्टा एम ज्ञात कीजिए। सपोज दैट ये प्रश्न है कि बहुलक के द्वारा डेल्टा एम ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे बहुलक के द्वारा, तो चलिए देख लिया जाए। बहुलक के द्वारा तो हम यहाँ पर बनाएंगे वर्ग अंतराल, एक थे यहाँ पर कॉलम बनाएंगे किसका, वर्ग अंतराल का, और उसके बाद ये सभी कॉलम रहेंगे। वर्ग अंतराल का पहले बनेगा, तो पहले वर्ग अंतराल का कॉलम बनाते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, अब माध्यमान में क्या होता है, 0 + 10/2 बराबर हो जाएगा 5, 10 + 20/2 बराबर हो जाएगा 15, 20 + 30/2 बराबर हो जाएगा 25, और यहाँ पर 30 + 40/2 बराबर हो जाएगा 35,
और 40 प्लस 50/2 बराबर हो जाएगा 45। अब यहाँ पर एफ में बारंबारता में जो ये दिया गया है इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पर पहले कितना है 8, फिर कितना है 3, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है 7 और फिर क्या है 6। बहुलक, तो सर्वप्रथम हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे और बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है MO, तो ये होता है L1 प्लस यहाँ पर होता है क्या F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 और L2 माइनस L1। बहुलक वर्ग सबसे पहले ज्ञात करना होता है। बहुलक वर्ग क्या होता है? सबसे अधिक वर्ग सबसे अधिक बारंबारता जिस वर्ग अंतराल का होता है उसे हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बारंबारता 11 है, तो बहुलक वर्ग तो ये हो गया, L1 ये हो गया 20 और L2 हो गया 30। तो यहाँ पर मान रखते हैं और F क्या हो गया, ये हो गया F1 ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया F2। तो मान रख देते हैं इसी में। तो L1 का मान कितना है 20 और प्लस F का मान है 11 और F1 का मान है 3, 2 गुणे 11 माइनस F1 है 3 और F2 है कितना 7 और यहाँ पर L2 माइनस L1, तो 30 माइनस 20। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 11 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पर 11 दूना के 22, 22 में से 7 3 10 घटाना है, 22 माइनस 10 गुणे 10। अब देखिए यहाँ पर 20 प्लस 7 अपान नीचे जाएगा 12 गुणे 10। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10, 2 छक्के 12, 7 5 35। तो यहाँ पर 20 प्लस 35/6। अब यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस और ये 6 से भाग दिया जाए तो 6 5 30 और 5 बचा 50, 8 छक 48, 6 3 18, यानी ये हो जाएगा 25.83। ठीक है, तो ये हो गया बहुलक, MO आ गया 25.83। जब 25.83 बहुलक पता हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब विचलन ज्ञात करेंगे, तो विचलन निकालेंगे। तो यहाँ पर x ये है 5, तो माड में लिखेंगे 5 माइनस 25.83। ठीक है, घटा दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 20.83। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 25.83, यहाँ पे जाएगा 10.83। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 माइनस 25.83, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0.83 और यहाँ पर हो जाएगा कितना कि 35 माइनस 25.83, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 35, तो 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 बचेगा यहाँ पर, यानी 34 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 9। 34 में से 25 जाएगा तो ये 8 दशमलव समथिंग। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए कितना हो गया 34 में से 25, तो यहाँ 9 आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब उसी तरह अगर 45 में से घटाना है तो 45 माइनस 25.83, ये कितना हो जाएगा 19.17। ठीक है, जोड़ेंगे इसको तो 7 3 10, 8 1 9 1 10 और 9 और 25 34 1 35। तो इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो इतना 45 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब तो ये D भी निकल गया है, F पता ही है तो F और D का गुणा करके FD यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो कितने गुणा करना है 8 का गुणा करना है 20.83 में, 8 गुणे 20.83 गुणा करते हैं, 8 लिखे 24, फिर 8 का गुणा 8 में 8 है 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा 66 को 6, फिर 8 तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 8 दूना के 16, 166.64। अब चलिए 3 का गुणा करना है इसमें, तो 3 गुणे 10.83, तो 3 तिलिके 9, 3 वठे 24 को 4 और यहाँ पर जाएगा 2, 3 एकम 3,
और फिर इसमें गुणा करना है, 11 का गुणा करना है 0.83 में। चलिए 11 गुणे 0.83, 11 तिया 33, 11 बट है 88 और 3 91, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.13। चलिए अब 7 का गुणा करना है इसमें, 7 गुणे 9.17, 7 सत्ते 49 और 7 कम 7 4 11 और 7 नवा 63 और 63 और 1 64। फिर 6 का गुणा करना है 19.6 गुणे 19.17, 6 सत्ते 42 को 2, 6 कम 6 4 10 और 6 नवा 54 1 55 और 6 कम 6 और 5 11, तो ये हो गया 115.05। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी, और ये जोड़ेंगे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ निकाला जाए, 8 3 11, 11 11 22, 22 और 7 29, 29 और 6 35। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जोड़ देते हैं, 4 और 9 13, 13 3 16, 16 और 9 25, 25 2 27 को 7 2 कैरी, और 6 2 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 को 4 1 कैरी, फिर 6 1 7, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27 को 7 2 कैरी, तो 2 और 6 8, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18 को 8 1 कैरी। अब यहाँ पर 1 1 2, 2 और 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 387.47। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बहुलक, तो बहुलक यहाँ पर निकाल लेते हैं MO, तो MO निकालेंगे। MO कैसे निकलेगा, MO तो निकल ही चुका है, MO जो निकल चुका है कितना था यहाँ पर 10.83, तो यहाँ पर अब माध्य विचलन डेल्टा M निकालना है, तो डेल्टा M बराबर सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ डी कितना आ गया, तो 387.47 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 35। अब इससे भाग देकर आप डेल्टा एम का मान निकाल लेंगे, तो निकल जाएगा। जल्दी से बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि तीनों आंकड़ों में से कोई भी एक आंकड़ा दिया जाए और माध्य विचलन आपसे पूछा जाए, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग माध्य विचलन ज्ञात कर लेंगे। क्यों, निकल जाएगा ना माध्य विचलन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से माध्य विचलन हम लोगों ने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मानक विचलन, स्टैंडर्ड वैल्यू। ये तो मीन डेविएशन था, और अब आगे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू, मानक विचलन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप अपने परिचितों को जरूर बता दीजिए, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, ताकि जो जून में पेपर होने वाला है, संभवतः अगर परीक्षाएं स्टार्ट हो जाए तो जून में ही हो जाएंगी परीक्षा, तो जून में अगर पेपर हो तो आप सभी लोग अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच से एडमिशन ले लें। ठीक है, किसी को भी अगर अच्छे ब्रांच में अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच के साथ एडमिशन लेना है तो अच्छी तरह से पढ़ाई करना ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, हाँ महामारी आया हुआ है, इससे बचना भी है और हमें अपना टारगेट भी पूरा करना है, इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहिए, और आपके परिचित में अगर कोई हो तो उसे जरूर बता दीजिए कि वो जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।